वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं। साइकोलॉजी की टर्म्स में इमोशंस को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, किस तरह से कौन से इमोशंस हमारे बेसिक इमोशंस हैं, कौन से इमोशंस हमारे लर्नड इमोशंस हैं, हम अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर किया है साइकोलॉजी के, जो कि है व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, कौन सी पर्सनैलिटी हमारी एग्जिस्ट करती है, हमारी पर्सनैलिटी बेसिकली है क्या साइकोलॉजी की टर्म में। तो वो उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल के साथ विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को वीडियो एक्सेस करना चाहते हैं तो वो लास्ट वीडियोस के अंदर एक्सेस कर सकता है। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, और उसके साथ साथ बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिसमें एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड इमोशन स्टेबिलिटी, ओपननेस, एग्रीएबलनेस, ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिनको बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से मॉडल्स जो हैं पर्सनैलिटी के वो एग्जिस्ट करते हैं, और कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो इसमें होती है। एक्सट्रोवर्ट कौन सी पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट कौन सी पर्सनैलिटी है। तो इसको बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अगर कोई ये टॉपिक एक्सेस करना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, और अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर वो इन टॉपिक्स को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं उसमें। सो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है व्हाट इज़ इमोशंस इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में इमोशंस को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जबकि साइकोलॉजी का मायने ही यही है कि साइकोलॉजी माइंड और बिहेवियर को स्टडी करती है कि हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा माइंड क्या है, वो इनको रीड करती है। अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, तो इमोशंस एक ऐसी टर्म है जिसको हमें डिफ़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ हम अपने इमोशंस जो हैं वो ज़ाहिराना तौर पर कुछ शो करवाते हैं, बट अगर हम लोग इनर इमोशंस देखें तो वो हमारे कुछ और होते हैं, और हमारे आउटर इमोशंस अगर हम देखें तो वो हमारे कुछ और है। और साइकोलॉजी की टर्म में जो अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इमोशंस को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ हम इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशंस एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको हम कभी भी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब साइकोलॉजी ने क्या कहा कि साइकोलॉजी ने यही कहा कि इमोशंस को डिफ़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और इसके साथ साथ अगर हम चाहें कि हम इमोशंस को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम कुछ टर्म्स हैं जिनको अगर हम कम्बिनेशन कर दें तो हम इमोशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं फीलिंग्स एंड एक्शंस। हम फीलिंग और एक्शन की बेस पे कहीं ना कहीं हम इमोशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक ट्रू मेथड नहीं है। अगर हम इमोशंस को क्लियर कट अगर हम लोगों ने एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ अगर आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है, वो पर्सन अगर कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है, अब वहाँ पर क्या होगा कि वो पर्सन के साथ उसका जो बॉस है, उसका कोई रिलेटिव, चलें उसका बेटा ही लगा लें, उसके बॉस का बेटा जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है और आप भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब होगा क्या कि एक प्रोजेक्ट मिला आपको भी और सेम प्रोजेक्ट उसके बेटे को भी मिला। अब आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया और आपने बहुत सारी एफ़र्ट की। अब जो बॉस का बेटा होगा वो तो इतनी एफ़र्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जिसने इस प्रोजेक्ट को चेक करना है वो उसका फादर है। अब वो उसको इस पे इतनी एफ़र्ट नहीं करेगा, लेकिन आप बहुत सारी एफ़र्ट करेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग करेंगे, बिकॉज़ आपका एम है कि आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता है, आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है, एंड देन आपके प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट आना होता है। अब बॉस क्या करेगा, बॉस कभी भी आपको प्रेफर नहीं करेगा अपने बेटे के ऊपर, कि वो अपने बेटे को पहली तरजीह देगा। अब वो क्या करेगा कि वो उसका जो बॉस है वो अपने बेटे का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, और आपके प्रोजेक्ट पे बगैर किसी गलती की वजह से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देता है। अब ऐसा जब केस आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप क्या रिएक्शन देंगे।
या तो आप बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाएंगे, या आप अपना कहेंगे कि मैं क्यों किसी को अपनी फीलिंग्स दिखाऊं कि मैं हर्ट हूँ इस वजह से कि मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है, या मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल इतनी हार्ड वर्किंग के बावजूद मेरे प्रोजेक्ट पे कोई मिस्टेक भी नहीं थी और फिर भी मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। तो आप उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, लेकिन बज़ाहिर आप स्माइल दे रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड भी होंगे। अब ऐसा जब कोई केस आता है तो क्या होता है कि हम कभी भी इमोशंस को क्या एक्सप्रेस कर पाएंगे? अगर हम बज़ाहिर एक पर्सन को देखेंगे वो स्माइल कर रहा है और हम कहेंगे इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि इसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, लेकिन ये वो पर्सन ही जानता है कि उसको कितना फ़र्क पड़ता है कि उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है। इतनी हार्ड वर्किंग के बावजूद, इतनी उसने एफ़र्ट की है, इतनी मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, तो वो पर्सन की फ़ीलिंग बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी। अब हम अगर उसकी फ़ीलिंग्स देखें तो वो स्माइल कर रहा है, तो हम उसकी फ़ीलिंग की बेस पे कहेंगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने उसके क्या इमोशंस उसकी एक्सप्रेस किए हैं वर्ड्स के अंदर कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो एक जो है वो बड़े दिल का आदमी है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो फिर एफ़र्ट करके फिर अपना प्रोजेक्ट जो है वो उस पे काम कर लेगा। अगर हम उसका एक्शन कोई देखें, कोई एक्शन ऐसा है कि जिसमें वो बहुत गुस्से के साथ दरवाज़ा, अगर हम एक ऑफिस के अंदर जहाँ पे प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है वो वहाँ से बाहर आ रहा है, वो बहुत गुस्से के साथ दरवाज़ा जो है ना वो बंद करके आएगा। तो अगर ऐसी हम फीलिंग्स को देखें तो फिर हम कहेंगे कि इसको वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुआ है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट पे बहुत एफर्ट की है। अब देखें कि अगर हम देखें उसकी फीलिंग्स की बेस पे तो हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर हम उसका एक्शन देखें तो हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इमोशन साइकोलॉजी की टर्म में यही होता है कि हम लोग कहीं पे फीलिंग्स आ जाती हैं, कहीं पे हम एक्शंस के बेस पे हम लोग करते हैं। कि अगर हम लोग देखें, अब कुछ इमोशंस हमारे बेसिक्स होते हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किए होते हैं, जैसा कि न्यू बॉर्न बेबी के जो इमोशंस हैं अगर हम उनकी बात करें, तो कुछ इमोशंस हमारे ऑलरेडी लर्नड होते हैं और कुछ इमोशंस हम लर्न करते हैं। अब वो जो ऑलरेडी लर्नड है, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो अगर हम उसको खाना नहीं देंगे तो वो रोना शुरू कर देगा। जब उसको भूख लगती है वो रोना शुरू करता है और देन हमें पता चलता है कि अब इसको खाने की ज़रूरत है, इसको भूख लगी है। अब उसको रोना किसने सिखाया है? किसी ने भी नहीं सिखाया। अभी तो वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, अब उसको नहीं पता कि मुझे खाना नहीं मिला तो मुझे अब रोना है। तो ये इमोशंस लर्नड इमोशंस होते हैं जो उसने ऑलरेडी लर्नड किए होते हैं। ये इमोशंस अभी उसको किसी ने सिखाए नहीं होते, ये इमोशंस उसके लर्नड इमोशंस होते हैं। इसी तरह ही और जो कुछ इमोशंस हम लर्न करते हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी एज के साथ साथ हम लर्न करते हैं कि जब हमारी एज टीन एज होती है हम उसमें इमोशंस को कुछ किसी और तरीके से ग्रैब करते हैं। जब हमारी एज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है हम इमोशंस को किसी और तरीके से ग्रैब करते हैं। इसी तरह से ही हम जैसे जैसे हमारी एज में एडिशन होता है, हम इमोशंस को, हम फीलिंग्स को, हम एक्शंस को हम लर्न करना शुरू करते हैं। अब हम इमोशंस लर्न कहाँ से करते हैं? कहीं हमें स्कूल से हमें लर्न करवाया जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट से लर्न करवाया जाता है, और सबसे ज़्यादा अगर हम जहाँ से इमोशंस को लर्न करते हैं वो हमारी सोसाइटी होती है। हम अपनी सोसाइटी से इमोशंस को लर्न करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि अगर जैसा जब कोई मैच वगैरह होता है तो हम अपने ही कंट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनका आपस में एक दूसरे से नफ़रत चल रही होती है, तो जब उनका मैच हो रहा होता है तो हम किस तरह उनसे जेलसी वगैरह फील कर रहे होते हैं कि ये ना जीते, ये वो। ये सारे इमोशंस हमने कहाँ से सीखे हैं? कहाँ ये हमारे इमोशंस हमने अपने इन्वायरमेंट से सीखे हैं, हमने अपनी सोसाइटी से सीखे हैं कि ये हम लोगों ने यहाँ पर ये रिएक्शन देना है, यहाँ पे हमने ये रिएक्शन नहीं देना। साइकोलॉजी की टर्म में इमोशंस को कुछ इसी तरह से ही डिफ़ाइन किया गया है कि कुछ इमोशंस हमारी एक्शन की बेस पर होते हैं, कुछ इमोशंस हमारे फीलिंग की बेस पर होते हैं, लेकिन हम इमोशंस को फिर भी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि इमोशन एक टर्म ही ऐसी है। हम लोग अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सैड है तो क्या वो कभी शो करवाएगा कि मैं सैड हूँ? हाँ, लेकिन अगर हम लोगों ने, जैसा कि अभी हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पर्सनैलिटी को डिस्कस किया तो उसमें हम लोगों ने यही चीज़ें देखी थी कि पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अब एक पर्सन, अब इमोशन स्टेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने यही देखा था कि अब एक पर्सन है वो कितने को अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, और वो पर्सन जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है तो उसमें स्टेबिलिटी कम होती है इमोशनल की। तो यही होता है कि अब एक पर्सन है कि वो कोई सैड मोमेंट है
तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम है, बहुत वीक है। अब एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाता, तो वो भी पर्सन जो है वो इमोशनल स्टेबल है। इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी की एक पर्सनैलिटी होती है कि अगर हम लोग बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम डिस्कस करें तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इमोशनल स्टेबिलिटी में कि ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि अगर कोई अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है तो उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जो कोई इमोशंस को बहुत जल्दी इमोशनल होना शुरू हो जाता है, कोई सैड मोमेंट पे, कोई हैप्पी मोमेंट पे, तो उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। इसी तरह से ही हम लोगों ने जैसा कि बात की थी कि कुछ इमोशंस हमारे बेसिक होते हैं, कुछ इमोशंस हमारे लर्नड होते हैं, और इसी तरह से हमारे जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये भी हमारे कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ लर्नड होते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस हमने ऑलरेडी सीखे होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं न्यू बॉर्न बेबी की, कि जब कोई बच्चा होता है तो वो जब हम उसे खाना नहीं देंगे तो वो रोना शुरू हो जाएगा। उसके एक्सप्रेशंस किस तरह से होंगे कि अगर एक बच्चा है, उसको अगर हम उसका टॉय नहीं दे रहे, उसका टॉय, वो किस तरह के एक्सप्रेशंस बनाएगा अपने टॉय को लेने के लिए कि मुझे ये चाहिए, वो एक्सप्रेशन ऐसे देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर एक बच्चे की बात करें तो वो अपने एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, वो रोना शुरू हो जाएगा, ज़िद करना शुरू कर देगा कि मुझे ये टॉय चाहिए और तो चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसे ही कंपेयर करें किसी बड़े को जो कि टीन एज का पर्सन है, तो वो टीन एज का पर्सन जो है वो क्या, अगर हम उससे कोई उसकी पसंद की चीज़ कोई ले लें उससे, तो वो क्या, वो रोना शुरू कर देगा? नहीं, बल्कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि अब उसने इमोशंस लर्न कर लिए हैं। यही एग्जांपल होती है कि कुछ जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, और कुछ हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो लर्नड होते हैं, वो हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट से, हमने अपनी सोसाइटी से सीखे होते हैं वो इमोशंस। एक और एग्जांपल है कि जैसा ही कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो दो ग्रुप्स होते हैं, वो दोनों ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों ग्रुप्स ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं टक्कर का मुकाबला। तो अगर ऐसा ही कोई हो कि दो ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, बहुत हार्ड वर्किंग की है कि ये कंपटीशन मैंने ही जीतना है। अब एक ग्रुप जो है वो कंपटीशन को पास कर लेता है, लेकिन एक ग्रुप किसी 1-2 नंबर की वजह से वो कंपटीशन में पास नहीं कर सकता। जैसे अगर हम लोग बात करें क्लास में पोजीशंस जो होती हैं, तो एक पर्सन की फ़र्स्ट पोजीशन आ जाती है, कि सेकंड आ जाती है, कि थर्ड आ जाती है, तो किसी एक की 1-2 पॉइंट की वजह से पोजीशन नहीं आती, और वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होगा, बिकॉज उसने बहुत एफर्ट की थी, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन नहीं आई, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाएगा। अगर हम उसको बज़ाहिर देखें तो वो स्माइल कर रहा होगा, लेकिन कुछ होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो हम वहाँ पे इमोशंस को उसको रीड कर सकते हैं कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत डिसहार्ड हुआ है उसकी फ़ीलिंग्स को देखकर हम। लेकिन अगर उसकी फ़ीलिंग्स ऐसी हैं कि वो जो है वो सबके सामने नहीं अपनी फ़ीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता, वो अपने इमोशंस को सबके सामने नहीं एक्सप्रेस करता, तो वहाँ से हम ये ग्रैब करते हैं कि इस पर्सन को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, ये नेक्स्ट फिर हार्ड वर्किंग करके और दोबारा से पोजीशन हासिल कर लेगा। लेकिन अगर हम देखें तो वो पर्सन जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो रहा होगा, क्योंकि उसको ये पोजीशन चाहिए थी। तो ये हमारे इमोशंस होते हैं। हम अब वहाँ पे वो जो पर्सन की फ़ीलिंग्स हैं, हम उसको कभी भी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसकी फ़ीलिंग्स कुछ इस तरह से हैं कि उसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की थी, बहुत हार्ड वर्किंग की थी। तो ये कंडीशंस होती हैं जो कि इमोशंस को समझने में हमारी हेल्प करती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम साइकोलॉजी की जो टर्म्स, ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको हम लोग जो है, अगर हम लोगों ने उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है, तो हम लॉट ऑफ एग्जांपल्स के साथ उसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं, बिकॉज़ क्योंकि ये हमारे पास जो रियलिटी बेस पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हम साइकोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करती है, माइंड और बिहेवियर को रीड करती है। हमारे माइंड में क्या है, हमारा बिहेवियर क्या होता है, हमारा डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारा डिफरेंट बिहेवियर होता है। कहीं पे हम लोग बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, कहीं पे हम लोग अच्छा बिहेवियर नहीं करते। ये फिर वही पर्सनैलिटी में भी आ जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी की असेसमेंट जो होती है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट ही करता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट भी होती है। अगर हम लोग कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी जो असेसमेंट होती है वो पर्सनैलिटी की, वो साइकोलॉजिस्ट ही कर रहे होते हैं, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो माइंड एंड
बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसी तरह से ही हम लोगों ने अपनी इमोशंस की जो टर्म है, जिसको हम लोगों ने साइकोलॉजी के अंदर डिफ़ाइन किया कि इमोशंस क्या होते हैं, और हम लोगों ने इसका यही देखा है कि इमोशंस एक ऐसी टर्म होती है कि हम इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना तो बहुत ही मुश्किल है। इस टर्म को डिफ़ाइन करना ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ हम किसी की फीलिंग्स या किसी के एक्शंस दे के हम इमोशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हम क्लियरली अंदाज़ा लगा लें कि इस पर्सन की क्या इमोशंस हैं, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते, बिकॉज़ वो पर्सन की जो इमोशंस हैं वो पर्सन खुद ही जानता है कि उसके किस तरह के इमोशंस हैं। सो हम लोगों ने फिर भी साइकोलॉजी की टर्म में हम लोगों ने बेसिक इमोशंस, लर्नड इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस भी कुछ बेसिक होते हैं, कुछ लर्नड होते हैं, और इमोशंस होता क्या है हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, और बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं। और साइकोलॉजी की टर्म ऐसी ही है कि जिसको हम लोग एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इमोशंस को अंडरस्टैंड किया और उसके साथ उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी। और अगर किसी को चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का चैप्टर 1 अंडरस्टैंड करना है तो वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, जिसके अंदर डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, स्कूल साइकोलॉजी है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी की सारी टर्म्स बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन की गई हैं। साइकोलॉजी क्या होती है, साइकेट्रिस्ट क्या है, इनमें डिफरेंस, तो इसको बहुत डिटेल के साथ इसी चैनल पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर किसी ने ये वीडियो एक्सेस करनी है तो वो इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकता है। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. Stay connected with me for some much more topics about psychology, about computer science and about mathematics. Each and every subject covered in this channel.